हेलो दोस्तों, यूथ सक्सेस प्रयागराज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके पहले हम लोग ने भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ा था। तो आज इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इस एक्ट में क्या क्या है। तो जैसे भारत परिषद अधिनियम 1861 में पहली महत्वपूर्ण बिंदु है कानून बनाने की प्रक्रिया, यानी कि जो विधायी परिषद थी उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया, यानी कि भारतीयों को शामिल किया गया, जिसमें 3 लोग थे। बनारस के राजा थे और पटियाला के राजा, और एक सर दिनकर राव नाम के व्यक्ति थे। 3 लोगों को भारत गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद थी उसमें शामिल किया गया। कहने का मतलब एक प्रकार से ये हो गया कि कुछ भारतीयों का, जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि कुछ भारतीयों को शामिल किया जाए। जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें विकेंद्रीकरण की शुरुआत, यानी कि जब हम पढ़े थे 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, उसमें जो है मद्रास और मुंबई, उसमें मुंबई थी, मुंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी जो कानून बनाने की परिषद थी, यानी विधायी शक्तियों से वंचित किया गया था ना, तो इसमें अब उनको विधायी शक्ति दे दी गई थी। कहने का मतलब एक प्रकार से ये विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। विकेंद्रीकरण वो होता है कि जो कुछ शक्तियों को अपने शक्तियों को बांट देते हैं, कुछ पावर को दूसरों को दे देते हैं, अन्य लोगों को दे देते हैं। तो जैसे अब उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, एक बंगाल और मद्रास और बम्बई। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो बम्बई की प्लस मद्रास की विधायी शक्ति ले ली थी, यानी कि उनके ऊपर उसके अधीन हो गए थे बंगाल प्रेसिडेंसी के। तो अब वो शक्तियाँ जो है, वो कानून बनाने की उनकी शक्तियाँ दे दी गई इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपातकाल के समय अध्यादेश की व्यवस्था। अब गवर्नर जनरल जो है बिना कार्यकारिणी परिषद के सहमति लिए अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये इसकी जो है 6 माह तक ये लागू होगा। ठीक है दोस्तों। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपातकाल के समय ये आपातकाल का जो अध्यादेश होता है किस अधिनियम के तहत आया था। और आप पढ़ेंगे जब कैनिंग ने 1862 में, नेक्स्ट पॉइंट है 1862 में कैनिंग ने विभागीय प्रणाली, यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम चालू किया था, यानी कि कह सकते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था चालू हो गई थी। पोर्टफोलियो व्यवस्था वो होता है जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य होते हैं, वो अपने अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, इस तरह से। तो हमारा ये भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो है मेन बिंदुओं को हो गया, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें क्या किया गया कि जो विधान परिषदों का कार्य था उसको बढ़ा दिया गया, यानी कि इसमें कुछ और सदस्यों को शामिल किया गया है। और दूसरी चीज़ यह है कि जो बजट व्यवस्था थी, बजट पेश किया जाता था, उस पर जो है बहस करने, यानी कि क्वेश्चन पूछने की अधिकार मिल गया भारतीयों को। मतलब कि जो उस समय विधान परिषद में या विधायी कार्यकारी में जो भारतीय होते थे या जो अन्य लोग सदस्य उसके होते थे, वो बजट पर बहस करने और बजट पेश करने से संबंधित उनको अधिकार मिल गए। यानी कि पूछ सकता है कि बजट की व्यवस्था जो है कब की गई थी, तो 1892 में। तो दोस्तों 2 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये नीचे वाला है, बजट पर बहस करने की व्यवस्था है, यानी कि बजट पेश करना और उस पर क्वेश्चन करना, ये अधिकार मिल गया था।
अगला जो दोस्तों अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो भारत का राज्य सचिव थे मार्ले थे और वायसराय मिंटो थे, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इस एक्ट में दोस्तों 3-4 बातें जो है महत्वपूर्ण हैं। जैसे विधान परिषद के कार्यों को और बढ़ाया गया, यानी कि विधान परिषद जो कार्य थे, जैसे बजट तो उसमें पिछले जो भारत परिषद अधिनियम 1892 था, उसमें तो मिला ही था। लेकिन इसमें क्या है कि अब बजट पे जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग करने, यानी कि प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने, प्लस बजट पे मतदान, जो इस समय वोटिंग होता है, बजट पेश करते हैं तो उस पर चर्चा होती है, फिर चर्चा के बाद जो है वोटिंग होती है, तो वो मतदान करने की व्यवस्था भी मिल गई इसमें, बजट पर मतदान। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि किस एक्ट के तहत बजट पर मतदान की व्यवस्था की गई थी। तो ये भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर अगला पॉइंट दोस्तों ये गवर्नर परिषद। गवर्नर परिषद जो है, जो कार्यकारिणी परिषद थी, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें जो है प्रथम भारतीय को शामिल किया गया, जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ सिंह। सत्येंद्र नाथ सिन्हा था इनका नाम, सॉरी, यशवंत सिन्हा इन्हें भी बोलते हैं, सिन्हा। ये प्रथम भारतीय थे और इनका जो सदस्य के रूप में जो शामिल किया गया था, विधि सदस्य के रूप में। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इस एक्ट के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी कि मुस्लिम लोगों को, जो मुसलमान थे, उनके लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई। उसमें ये होता था कि जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम को ही केवल मुसलमान ही चुनेंगे या मुस्लिम लोग चुनेंगे। सांप्रदायिक व्यवस्था, यानी कि उनके निर्वाचन की व्यवस्था के लिए जो मुस्लिम थे, उनके लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई और वो केवल ही मुसलमान लोग ही चुन सकते थे उस मुस्लिम को, जो उस, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो जनक थे लॉर्ड मिंटो थे, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में ये सांप्रदायिक व्यवस्था हुई थी और इन्होंने दिया था। इसके जनक जो है लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों है नेक्स्ट भारत शासन अधिनियम 1919। कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्वेश्चन कि भारत सांप्रदायिक जनक किसे कहा जाता है, बजट पर मतदान करने की व्यवस्था किस एक्ट के तहत आया था। तो ये सब है दोस्तों, अब पढ़ेंगे ये भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें जो है केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। केंद्रीय और प्रांतीय जो जैसे दो होते थे ना, केंद्र और प्रांत, जो इनके विषय थे अलग अलग कर दिए गए। इनके 2 विषय थे। प्रांतीय विषय में जो ये प्रांत विषय था, इनको 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित, एक हस्तांतरित। जो आरक्षित विषय थे, इसमें जो है गवर्नर जनरल जो होता था, गवर्नर जनरल जो होता था, ये अपने कार्यकारिणी परिषद को लेके या तो ये जो गवर्नर होता था, ये अपने कार्यकारी परिषद, यानी जो कार्यकारी परिषद होता था, उसकी सहायता से विषयों को लागू करता था। और हस्तांतरित में गवर्नर जनरल, जो मंत्री परिषद होती थी, उसकी सहायता से काम करता था। तो इसके तहत जो है कुछ विषय जैसे रक्षा, विदेश,
संचार जैसे महत्वपूर्ण विषय थे, और इसमें जैसे शिक्षा स्वास्थ्य संबंधित थे। इस आरक्षित में हस्तांतरित शिक्षा स्वास्थ्य ये सब विषय शामिल थे दोस्तों। अगला पॉइंट जो है दोस्तों, द्विसदनी व्यवस्था की गई। द्विसदन यानी कि दोहरा सदन केंद्र में, तो केंद्र में द्विसदन व्यवस्था की गई, यानी कि एक राज्य परिषद कहा गया, एक राज्य परिषद था दोस्तों, कहने का मतलब एक उच्च सदन था, एक निम्न सदन था। उसके आगे दोस्तों सांप्रदायिक व्यवस्था, सांप्रदायिक निर्वाचन में सांप्रदायिक निर्वाचनों का विस्तार किया गया, यानी वृद्धि की गई। इसमें जो 1909 का एक्ट आया था उसमें केवल मुस्लिम को ही दिया गया था, लेकिन इसमें ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख आदि को भी शामिल किया गया था। यानी कि जो ईसाई लोग हैं वो ईसाई को ही चुन सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। आंग्ल भारतीय जो थे आंग्ल भारतीय ही कर सकते थे, इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचनों की व्यवस्था का विस्तार किया गया। इसके आगे है दोस्तों, इस एक्ट में सीमित मताधिकार, यानी कि जो व्यवस्था की गई थी वोटिंग की वो सीमित थी। ये दोस्तों 1909 के सब हम एक्ट पढ़ रहे हैं, 1919 के एक्ट में। तो इसमें सीमित व्यवस्था की वजह जो संपत्ति, कर व शिक्षा के आधार पर दिया गया था। इसमें महिलाएं भी शामिल थी, महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार मिला था। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन को कि जो मताधिकार उस समय मिला था उसमें महिलाएं भी थी कि नहीं थी, महिलाएं भी शामिल थी। तो ये दोस्तों, और इस एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। उन्नीस 1926 में ली कमीशन के सिफारिश पर, ली कमीशन जो हमारा लोक सेवा आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग। और अगला पॉइंट जो है, केंद्रीय व राज्य बजट को अलग कर दिया गया है। अब जो है केंद्र और राज्य बजट को अलग कर दिया गया है। और अगला पॉइंट जो है, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। जिसका काम 10 वर्ष बाद भारत के कानूनी प्रक्रिया की जांच करना। हालांकि ये 2 वर्ष पहले यानी कि 8 वर्ष में ही आ गया था, जिसे हम यानी कि ये 1919 का एक्ट था, तो 1929 में आना चाहिए था, वो 27 में आ गया था, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन 7 सदस्यीय था, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, और इन्होंने 1930 में रिपोर्ट दिया था। इसका भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि इसमें जो जितने सदस्य थे सब अंग्रेज ही थे।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें क्या क्या सीमित मताधिकारी व्यवस्था की गई जो संपत्ति कर और शिक्षा के आधार थी। इसमें महिलाओं का भी वोट मताधिकारी व्यवस्था की गई। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में लीग कमीशन के सिफारिश पर। और ये नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय राज्य बजट को अलग किया गया। और एक वैधानिक आयोग जो साइमन कमीशन, जिसे हम कहा साइमन आयोग या साइमन कमीशन, 1927 में आया था और 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था। अगला एक्ट जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें कहा था एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। अखिल भारतीय संघ जिसमें शामिल रियासत होंगे और प्रांत होंगे। इन लोगों को एक इकाई माना गया, ये रियासत और ये प्रांत को। अखिल भारतीय संघ, इनको एक जो है एक इकाई माना गया। और इन जो प्रांत के सूची थे इनको सूचियों में बांटा गया। जैसे हम जानते हैं आज ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, प्रांतों में जो है द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो दोहरी व्यवस्था थी, कौन कौन सी, जो आरक्षित और हस्तांतरित, ये दो व्यवस्थाएं थी, तो इन्हें द्वैध शासन कहा गया था। द्वैध शासन व्यवस्था, क्योंकि दो लोग तो प्रांतों को 1935 के तहत प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। अब द्वैध शासन की व्यवस्था केंद्र में लागू हो गई। अब द्वैध शासन की व्यवस्था केंद्र में। सर्वप्रथम प्रांत में जो द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में चालू हुआ, 1919 के एक्ट में, लेकिन 1935 में ये समाप्त कर दिया गया। अब द्वैध शासन व्यवस्था जो है केंद्र में लागू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जैसे प्रांतीय लोक सेवा आयोग, जैसे अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है आज। दोस्तों हम जब पढ़ेंगे अलग अलग से, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे लोक सेवा आयोग का गठन कैसे हुआ है, कौन से आर्टिकल में है, ये सब पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है 1937 में, 1937 में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक कोर्ट की व्यवस्था की गई जो संघ का होगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट टाइप है। तो इतना महत्वपूर्ण है 1935 का आर्टिकल में दोस्तों। केवल महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस एक्ट के तहत किया गया है और किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला पढ़ते हैं। हालांकि 1935 के बाद जो है, आप जानते होंगे कि हल्का सा बता दे रहे हैं, एक 1942 में क्रिप्स मिशन आया था।
क्रिप्स मिशन, उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन एक आया था। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये पता चलेगा कैबिनेट मिशन। नाइनटीन 46 में। तो इसमें यह था कि जो भारतीय लोगों को एक स्वतंत्रता धीरे धीरे दी जाएगी, लेकिन वो एक संविधान पहले सभा का गठन करें जो कानून बनाए, जो नियम बनाए। हालांकि वो 1942 में आया था, लेकिन उसमें कुछ कारणों से जो है मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लोग क्या कांग्रेस भी अस्वीकार कर दी थी, और कैबिनेट मिशन जो है 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका मतलब यह है कि लिंक करना है 1935 के बाद से जो है 1947 को जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। हालांकि हम इसको पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन कब से चालू हुआ है, कहाँ कहाँ पहले कौन डिमांड किया था, उसके बाद इसका जो संविधान सभा जब हम पढ़ेंगे तो उसका बैकग्राउंड भी देखेंगे और कैसे कैसे गठन हुआ, रियासतों को कैसे मिलाया गया, कितने रियासत के थे, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम 4 एक्ट सब पढ़ रहे हैं। तो अभी भारत शासन स्वतंत्रता एक्ट 1947 पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम संविधान सभा का गठन पढ़ेंगे। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं दोस्तों। 20 फरवरी 1947 को उस समय क्लीमेंट एटली थे प्रधानमंत्री, घोषणा किए। उन्होंने अपने मतलब घोषणा किया कि हम जो है 30 जून 1947 तक, ठीक है दोस्तों, 30 जून 1947 तक भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर देंगे। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पेश की गई, जिससे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। ब्रिटिश राज की समाप्ति, इस एक्ट के तहत कहा गया कि ब्रिटिश राज समाप्त होगा। सम्राट का पद जो है समाप्त कर दिया गया, जो मुगल सम्राट थे। वो वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। वायसराय अब उन्हें जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल। उस समय दो डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी इस आर्टिकल के तहत, एक इंडिया का और एक पाकिस्तान का। तो इनके अपने अपने गवर्नर जनरल होंगे। और भारत के सम्राट का पद भी समाप्त किया गया। हम यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन थे उन्हें सम्राट या साम्राज्य या साम्राज्य ये कहा जाता है। पद समाप्त कर दिया गया। और क्या था दोस्तों, और इसमें ये क्या कहा गया कि 14 को पाकिस्तान और 15 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, मतलब मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जैसे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र यानी कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। हालांकि जो है वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो श्री राजा गोपालाचारी ना। और इसको देख लेते हैं। और ये जो संविधान सभा इसके तहत 1946 के तहत की गई थी संविधान सभा, उसका काम था एक संसद की तरह काम करना था, यानी कि विधायी का काम यानी कानून बनाने का भी काम था और लागू करने का भी यानी प्रशासनिक या कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों इतने महत्वपूर्ण बिंदु थे। दोस्तों इसको पढ़ने का तरीका यही है कि आप इस तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और वीडियो देखते रहिए। और जैसे आपके पास कोई बुक हो, पॉलिटिकल लूसेंट हो, कोई और हो, तो उसको आप एक बार पढ़ेंगे, इससे थोड़ा मैच कराएंगे तो आपको थोड़ा सा भी मिलेगा समझने का। और बाकी इस तरह से जो शॉर्ट नोट्स आप तैयार करिए, पढ़ने में आसानी भी होगी और समझ भी पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब एक पढ़ने का ये शॉर्ट तरीका होता है। अब ऐसे तो हम समझा दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो पिछले वीडियो में मुझसे एक मिस्टेक हो गया था कि जब हमने 1813 का एक्ट पढ़ा था, 1813 का, उसमें एक वैधानिक आयोग जो गठन किया गया था, यानी कि विधि आयोग। तो ये 1813 में ना होके 1833 में था, 1833 के चार्टर एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। तो ये दोस्तों मैं उस समय गलती से बता दिया था 1813 में है, जो कि ये 1833 के एक्ट में है। तो मैं सोच रहा था कि ये बता दूं और मिस्टेक भी हो सकता है आप। तो ठीक है दोस्तों, बस आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, और उसके बाद हम धीरे धीरे प्रस्तावना वगैरह चालू करते हैं। प्रस्तावना, फिर मूल अधिकार, फिर ऐसे ऐसे टॉपिक मिलते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।